अब हम शुरू करें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स, पेज नंबर 107 है वहाँ पे ले रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, उसका फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग पहले। तो उसमें का फर्स्ट देखो, a gas is in a closed container is heated with 10 जूल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू दिया है 10 जूल, causing the lid of the container to rise 2 मीटर with force 3 न्यूटन। तो वर्क डन का फॉर्मूला ले रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 3, डिस्प्लेसमेंट 2, यानी ये आ गया 6 न्यूटन। तो अब हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या निकालने के लिए बोला है? व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। सो डेल्टा क्यू एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या सिर्फ वर्क डन लिख सकते हो। तो याद रखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, याद रखो। तो जितनी एनर्जी सप्लाई की है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और टू डू एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो डेल्टा क्यू है 10, डेल्टा यू हमारे को निकालना है, प्लस वर्क डन है 6। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 4 जूल्स। फर्स्ट वाला हो गया। इसमें फिल इन द ब्लैंक में थोड़ी गड़बड़ है, बताऊंगा क्या है आगे, ये वाले में नहीं है। तो इसका ऑप्शन मैच हो गया हमारा बी, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में प्रॉब्लम है, देखो, which of the following is an example of the first law of thermodynamics। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम ले रहे हैं सेकंड। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब ध्यान से देखो उसमें ऑप्शन क्या क्या है। A specific heat of an object explain how easily it changes temperature। सही है, specific heat is the amount of heat energy, पर वहां पे कितनी सप्लाई किया, कितना वर्क डन है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वो नहीं आएगा, क्योंकि बाकी दो चीजें नहीं दी है। बी वाला देखो, while melting an ice, ठीक है, while melting an ice cube remains at the same temperature, isothermal process है, टेम्परेचर सेम। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, तो बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। फिर देखो, when a refrigerator is unplugged, everything inside of it return to the room temperature after some time, heat exchange हो रही, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। एंड थर्ड वाला, डी वाला ऑप्शन देखो, आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल बॉल्स काइनेटिक एनर्जी, हमने देखा है कि जब बॉल को हम रिलीज करेंगे तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगी, और फ्रिक्शन काउंट कर रहे हैं तो हीट में भी, तो वहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बी, सी और डी, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट अगर ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही आया, तो हम बचपन से जो पढ़ रहे हैं वो ऑप्शन टिक कर देना, डी, कि किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और फ्रिक्शन काउंट करेंगे तो साथ में कन्वर्ट होगी हीट में। पर तीनों ऑप्शन मैच होते हैं, ए को छोड़ दो स्पेसिफिक हीट वाले को, बी, सी, डी तीनों ऑप्शन मैच हो रहे। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसा का ऐसा अगर एग्जाम में आया तो एग्जाम में हमको एक ही करेक्ट आंसर लिखना है, तो आप लोगों ने क्या टिक कर देना, डी। बट एक्चुअल में बी, सी और डी तीनों मैच हो रहे। सेकेंड वाला तो आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, हम लोग ये फॉर्मूला उसको लगा सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट तो हमने लिखा था डेल्टा यू 0, तो जितना भी ये करेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये सेकंड वाले में थोड़ा सा याद रखना, इसके बाद वाले में भी एक में प्रॉब्लम है, वो भी बताता। अगर ऐसा कैसा आया तो याद रखना डी ऑप्शन टिक करना है। बट एक्चुअल में बी, सी और डी तीनों करेक्ट है, तो अगर देंगे एग्जाम में तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ,
थर्ड, इफिशियंसी ऑफ कैनोड इंजन इज लार्ज है। अब ये ध्यान से देखो, कैनोड इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस Pc अपॉन Ph। दिस इज द बॉड सोर्स एट हायर टेम्परेचर और ये सिंक था लोअर टेम्परेचर पे। तो जैसे अपना हीट इंजन गाड़ी का, वहां पे कंबशन जहां हो रहा वहां का टेम्परेचर ये है, ये सिंक का टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो देखो इफिशियंसी अगर लार्ज चाहिए तो देखो ये 1 में से ये माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली जितनी ये वैल्यू कम आएंगी उतना ही इफिशियंसी ज्यादा आएगी। जैसे ये 1 माइनस 0.1 है समझो, तो आंसर क्या आएगा 0.9, यानी ये वैल्यू जितनी कम रहेगी इफिशियंसी हमारी उतनी ज्यादा आएगी। तो ये वैल्यू को कम रखना है तो इफिशियंसी ज्यादा आएगी। समझ में आ रहा? देखो फिर से बता दो, ये है 1, ये माइनस आया समझो 0.1, तो हम क्या लिखेंगे 0.9। ये वैल्यू जितनी कम हम 1 के उतना ही क्लोज रहेंगे, मतलब इफिशियंसी 100% पे रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कम रखना है, रेशियो कम रखना है, बहुत कम। तो pH की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लार्ज, तभी रेशियो कम आएगा। Pc की वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो मल्टीप्लाई करके pH माइनस Pc अपॉन pH। तो अब तो इफिशियंसी आ गया ना, है ना उसमें TH माइनस Pc। ठीक है, तो अब ये देखो, ये न्यूमरेटर जितना बड़ा रहेगा इफिशियंसी उतनी ज्यादा रहेगी, हमने उसको शिफ्ट कर लिया। सो TH माइनस Pc शुड बी लार्ज। और ध्यान से देखो तीनों ऑप्शन वहां पर है, तो ये है हमारा ऑप्शन ए, ये है हमारा ऑप्शन बी और ये है हमारा ऑप्शन सी। बी वाला में ये स्मॉल लिखा है जो कि नहीं है, न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए, तो ये वैल्यू ग्रेटर है। तो देखो तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो हो सकता है वो एग्जाम में क्या कर दे, लार्ज की जगह यहां स्मॉल कर दे और यहां स्मॉल की जगह लार्ज कर देंगे, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये लार्ज रहने दे, इसको लार्ज कर दे और इसको स्मॉल कर दे, तो हमारा ए ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया वैसे याद रखो, तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज तीनों ऑप्शन राइट है, ए बी सी। देखो जैसे मैंने बताया वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे या इन दोनों को चेंज कर देंगे, किसी दो को चेंज करेंगे तो एक बचा हुआ करेक्ट आंसर रह जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा अपने। तो ए बी सी तीनों मैच हो रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ वाला देखो यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट वर्क, तो हीट का ट्रांसफर स्टडी करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन मैच हो जाएगा बी। बट एक्चुअल में अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वहां पे देखो उन्होंने एनर्जी भी लिखा है बी वाले ऑप्शन में। पर ठीक है, अपन हीट मोर स्पेसिफिक उसमें बोलते, तो इसीलिए हीट वर्ड डाल देंगे चलेगा, बट एनर्जी भी है क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी वहां से हटा देना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया डी, हीट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Mechanical work can be completely converted into heat, but heat cannot be completely converted into mechanical work, जैसे अपना heat engine, second law of thermodynamics। तो heat word है इसलिए हम heat डाल रहे हैं, but otherwise heat is the form of energy, B ऑप्शन भी आना चाहिए, पर ठीक है चलेगा, अभी heat ही लिखेंगे। फिफ्थ वाला देखो, during refrigeration cycle heat is rejected by the refrigerator in the, देखो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अंदर से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर सराउंडिंग को दे देंगे, जो हायर टेम्परेचर पे है, तो डी ऑप्शन आएगा उसका, हॉट चेंबर। तो रेफ्रिजरेटर में अंदर टेम्परेचर कम है, वहां से और ज्यादा जो गर्म बॉडी रखेंगे उसका और ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा। टेम्परेचर जो एब्जॉर्ब होता है वो सराउंडिंग को, देखो मैंने बताया था रेफ्रिजरेटर के पीछे जो काली जाली रहती वो हीट कहाँ दे देती, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग है हायर टेम्परेचर है, तो उसको हॉट चेंबर भी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो ऑप्शन आएगा उसका डी। तो दो तीन फिल इन द ब्लैंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखना एग्जाम में देख के लिखना कौन सा ऑप्शन मैच कैसे करेंगे, वो सब बता दिया है, देख लो एक बार। तो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, शॉर्ट आंसर है।
ये नोट डाउन करो। अब देखो, अब ले रहे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट शॉर्ट आंसर है, अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये देखो थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, याद रखो। इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटेड है गैस कंटेनर। क्या बोला है देखो, इज क्विकली कंप्रेस्ड, हैज देयर बी अ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो लिखना नो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, टोटली इंसुलेटेड है। पूरा आंसर लिखना हो ए। अब बी का देखो, हैज वर्क डन, अब गैस को कंप्रेस किया है तो वर्क किस पे किया है, गैस पे। तो यहां लिखना वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क किस पे डन हुआ है, ऑन द गैस। देखो तो ये दोनों आंसर हो गए, वहां पे ए और बी पूछा है, तो यहां लिखना नो, क्या पूछा उन्होंने, ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया, नो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि टोटली इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर होने वाली नहीं है। अब गैस को कंप्रेस किया है तो वर्क इज डन ऑन द गैस, अगर एक्सपांशन होता तो बोलते वर्क इज डन बाय द गैस, अभी ऑन द गैस लिखा है हमने। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वाला देखते हैं, हाँ सेकंड वाला, second. Give an example of some familiar process in which no heat is added or removed from the system. Heat add या remove नहीं कर रहे, हम supply नहीं कर रहे, यानी delta Q is equals to 0. So यहाँ लिखना no heat, क्या बोला उन्होंने, is added or removed. No heat added or removed from system. ये देखो, तो डेल्टा क्यू 0, हीट ऐड या रिमूव नहीं कर रहे, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल था सडन एक्सपांशन या सडन कॉम्प्रेशन, तो हमने एग्जांपल लिखा था ये बर्स्टिंग ऑफ टायर ऑफ कार, बाइसिकल या कुछ भी लिखना है वो लिख देना, बर्स्टिंग ऑफ टायर या इन्फ्लेटेड बलून, बलून का भी बर्स्ट हुआ तो सडनली एक्सपांड होगा, सडनली एक्सपांड होगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन भी आ गया, ये भी लिख लिया, और एग्जांपल ये हो गया डे टू डे लाइफ में बर्स्टिंग ऑफ टायर। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो डे टू डे लाइफ में एग्जांपल बोला है तो ये आता था बर्स्टिंग ऑफ टायर, तो इस पर से पहचान हमने डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल हमने लिखा था बर्स्टिंग ऑफ टायर, या लिखना बर्स्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, सडन एक्सपांशन या सडन कॉम्प्रेशन। थर्ड वाला देखते हैं, क्वेश्चन 2 का थर्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ सम फेमिलियर प्रोसेस इन व्हिच हीट इज एडेड टू द ऑब्जेक्ट। हीट दे रहे, यहां अपन हीट नहीं दे रहे थे, अब यहां हीट दे रहे टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो लिखेंगे नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। तो ये प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल थे डे टू डे लाइफ में बॉइलिंग ऑफ वाटर,
या मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है सेम। तो जब वाटर बॉईल हो रहा टेम्परेचर सेम रहेगा, जब आइस मेल्ट हो रही तब भी टेम्परेचर सेम रहेगा, या 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। तो प्रोसेस कैसे पहचानते वो देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिखाएगा। थर्ड हो गया। फोर्थ है, व्हाट सेट्स द लिमिट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में पूछा है। efficiency of heat engine is given by क्या है, n is equals to 1 minus ph tc upon th। अभी हमने वो लिखा था fill in the blank में। ठीक है, तो जैसे वहां लिखा था वही लिखेंगे। फॉर large efficiency TH यानी सोर्स टेम्परेचर क्या बोला था, शुड बी लार्ज। TH सोर्स टेम्परेचर शुड बी लार्ज। PC सोर्स ऑफ सराउंडिंग बोलो या सिंक, शुड बी स्मॉल। तो यही है वो जो डिसाइड करेंगे सेट द लिमिट। लिमिट से डिसाइड यही करने वाले हैं, टीसी और टीएच। देख तो लिख सकते हैं, या वर्ड्स में लिखना है तो लिख सकते हैं, दस फॉर डिजाइनिंग अ हीट इंजन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। अगर मैक्सिमम या लार्ज इफिशियंसी चाहिए तो टीएच सोर्स टेम्परेचर शुड बी लार्ज, यानी ये रेशियो कम होना चाहिए। रेशियो कम के लिए ये वैल्यू लार्ज, ये वैल्यू स्मॉल। देख लो ये हो गया। फिफ्थ वाला आइडियल साइकिल है कैनोट साइकिल। फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में क्या बोला है, व्हाई शुड कैनोट साइकिल हैव टू आइसोथर्मल और एंड टू अडायबेटिक प्रोसेसेस। तो दो प्रोसेस होती कैनोट साइकिल में, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड सेकेंड इज वर्क डन। ठीक है, देख लो, लगे तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां पे हमारा शॉर्ट आंसर ही है ये। इन कैनॉट इन साइकिल बोल सकते हैं, कैनॉट साइकिल वर्ड यूज किया। इन कैनॉट साइकिल ये प्रोसेस होनी चाहिए रिवर्सिबल। तो एक्सचेंज ऑफ हीट के टाइम, देखो वर्ड्स में लिखना है वहां पे, एक्सचेंज ऑफ हीट के टाइम फॉर दिस प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल इट शुड बी, रिवर्सिबल प्रोसेस है हीट एक्सचेंज के टाइम आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए।
और वर्क डन। देखो तो याद रखो कि कैरनॉट साइकिल जो है वो आइडियल साइकिल है जो रिवर्सिबल है, यानी जहां से शुरू करें हम लोग वहीं पे खत्म करेंगे। एक ग्राफ बता देता हूं। ये था ग्राफ, याद होगा ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दो अडायाबैटिक प्रोसेस है। तो ये रिवर्सिबल थी। अगर रिवर्सिबल चाहिए है तो पहली दो प्रोसेस आइसोथर्मल होनी चाहिए रिवर्स जाने के लिए, और अडायाबैटिक का लिखते हैं। ठीक है, सो यहां लिखेंगे फॉर वर्क डन to be reversible, it should be a diabatic process, मतलब no exchange of heat। तो इसीलिए उसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो अडायाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि आइसोथर्मल भी रिवर्सिबल है और अडायाबैटिक भी रिवर्सिबल है। तो हमारे को जो कैरनॉट साइकिल है जो कि रिवर्सिबल होनी चाहिए वो हमारे को मिल जाएगी। इसीलिए वहां दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दो अडायाबैटिक प्रोसेस है। तो ये इतना लिखना है। तो लास्ट लाइन डाल देना, दस कैरनॉट साइकिल शुड हैव टू आइसोथर्मल एंड टू अडायाबैटिक प्रोसेस टू मेक इट रिवर्सिबल, टू मेक इट रिवर्सिबल। देख लो नोट डाउन करो, इसको मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 30। कैरनॉट साइकिल देखने नहीं पर ग्राफ उसका दो अडायाबैटिक प्रोसेस बताए थे, दो एक मिनट दिख नहीं रही है, देख लो, दो अडायाबैटिक प्रोसेस बताए थे और दो आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल और अडायाबैटिक दोनों प्रोसेस कौन से प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट, a mixture of hydrogen and oxygen, तो हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है और ऑक्सीजन सपोर्ट करेगी कंबशन को, इज एनक्लोज्ड इन अ रिजिड इंसुलेटिंग सिलेंडर। इंसुलेटिंग सिलेंडर है तो हम यहाँ लिख लेते डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इंसुलेटिंग अगर सिलेंडर है तो हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिख लेंगे कौन सी प्रोसेस है? इट इज diabetic process, it is a diabetic process, delta Q is equals to 0। आगे चलते हैं। A mixture of hydrogen and oxygen is enclosed in a rigid insulating cylinder, it is ignited by the spark, spark ignite होगा मतलब temperature increase होगा, the temperature and the pressure both increases, लिखा है वहां पे considerably। Assume that the energy supplied by the spark is negligible, what conclusion may be drawn by applying the first law of thermodynamics। तो ये एक मिल गया, अब first law of thermodynamics लगाते हैं। तो याद रखना डेल्टा Q is equals to 0, यहाँ लगे तो लिख लो insulating cylinder, hence there is no exchange of heat with the surrounding, इसलिए डेल्टा Q 0, तो अडायाबैटिक प्रोसेस आ गई। हाँ तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, या सिर्फ W भी लिखेंगे तो चल जाएगा। सो ये पॉजिटिव रखना, डेल्टा U इज पॉजिटिव लिख लेंगे, Q एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा U पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे डेल्टा U, ये उधर ले जाएंगे, डेल्टा Q की वैल्यू 0, तो इट इज माइनस वर्क डन। अब वर्क डन आया निगेटिव, वर्क डन रहेगा निगेटिव, तो यहां लिखेंगे वर्क डन इज निगेटिव, दैट इज कॉम्प्रेशन है, मगर कौन सा कॉम्प्रेशन है? अडायाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो वर्क डन निगेटिव, बाकी सब चीजें आ गई है, इतना ज्यादा वर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
ये लिखा डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, डेल्टा यू पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हमने गैस को कंप्रेस किया होगा तभी वर्क डन नेगेटिव आएगा। वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेस किया है तो वर्क डन नेगेटिव। अडायबेटिक प्रोसेस आ गया तो अडायबेटिक कंप्रेशन लिखेंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। देख लो ये पहले कितना। अब सेकंड वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बता रहा क्या करना है, ये भी करना है, ये समझ में आएगा ना। देखिए सेकंड वाले में क्या होगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड, इफ रेजिस्टेंस हेल्ड इन अ रनिंग वाटर। बेटा अगर सादा रेजिस्टेंस रनिंग वाटर में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है, तो हम उसमें से करंट पास करने वाले हैं, तो वो लिखना भूल गए। तो एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने फ्लोइंग वाटर में रख दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है, पत्थर पड़े फ्लोइंग वाटर में क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। बट अगर इस फ्लोइंग वाटर में से हम लोग करंट पास करें तो यहां क्या जनरेट होगी, हीट। फिर आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा अपने हिसाब से उसमें चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं देखना। रेजिस्टेंस हेल्ड इन रनिंग वाटर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग उसमें, बाद में सी वाले ऑप्शन में देखेंगे। रेजिस्टेंस हेल्ड इन रनिंग वाटर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा तो क्या जनरेट हो रही वहां पे, हीट। Treat the resistance as the system. Does heat flows into the resistance? तो यहां लिखेंगे फर्स्ट आंसर में yes, heat flows into resistance। और कितना इक्वेशन पता है हमको, H is equals to I square RT, जूल्स लॉ। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो लिखिए बी वाला देखते हैं। इज देयर अ फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर। अब इसको हमने वाटर में रखा है तो हीट जनरेट हो रही, अगर बिना करंट के रेजिस्टेंस रखते तो फिर तो हीट जनरेट नहीं होती, बट हम रेजिस्टेंस में से करंट पास कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, कोलिजन होंगे, कोलिजन की वजह से हीट। अब वो फ्लोइंग वाटर में रखा है तो हीट कौन एब्सॉर्ब करेगा, वाटर। तो लिखेंगे सेकंड में भी यस, इज देयर अ फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर, तो यस लिखेंगे, there is flow of heat into the water। ठीक है। अब देखो, अब हम थर्ड वाले में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है वहां पे, देखो इज एनी वर्क डन। देखो हीट की वजह से अगर वाटर एक्सपांड हुआ तो वर्क डन होगा। अब मान लो मैं एक कंटेनर ले लूं, हमने वाटर हीटर देखा है, रॉड वाले आते थे पहले, कोई रेजिस्टेंस ही है ये भी। अब इस रॉड को हम इस पानी में रख दे तो पानी गर्म होगा, गर्म होने से थोड़ा सा वो एक्सपांड होगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं वर्क डन होगा। पर हमारे को यहाँ बोला है फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर क्या हो सकता, टैप हो सकता, रिवर हो सकते, या नाली हो सकती है, या कुछ भी होगा, फ्लोइंग वाटर है, यानी एक जगह स्टेडी नहीं है। जैसे ये था, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा था, बट फ्लोइंग वाटर में वो हीट एब्जॉर्ब करके आगे फ्लो होते जा रहा। चेंज इन वॉल्यूम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है हमको यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है प्रॉब्लम में, थर्ड वाला केस। फर्स्ट तो समझ में आ गया, करंट पास होगा तो हीट जनरेट होगी, वो हीट वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, पर जो वाटर है वो फ्लोइंग वाटर है, थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करेगा, फ्लो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ, अगर वो कंटेनर में है, जैसे हम लोग जब पानी को गर्म करते हैं बेटा रॉड डाल के, या हमारा गीजर भी होगा तो उसमें ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए। अब इस कंटेनर में फिक्स वॉल्यूम है, जब आप पानी को हीट करेंगे तो उसका थोड़ा सा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। हम लिख सकते हैं यस वर्क इज डन।
बट यहां हमको देखो फ्लोइंग वाटर बोला है, फ्लोइंग वाटर यानी जो आगे बहते जा रहा, रिवर हो सकती, टैप हो सकता, चेंज इन वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हम ऐसा लिखेंगे देयर इज नथिंग अबाउट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम के बारे में हमको कुछ भी नहीं बोला है। देयरफॉर देयर इज नो वर्क डन। अगर कंटेनर बोला होता तो हम लिखते यस देयर इज वर्क डन, बट कंटेनर नहीं है। याद रखो वहां बोला है देखो फ्लोइंग वाटर, तो टैप हो सकता, पानी बहते जा रहा, थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करेगा, आगे चले जाएगा, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब हो रही। कंटेनर में अगर है तो वो कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, एक लिमिट से ज्यादा, और फिर वॉल्यूम बढ़ते जाएगा थोड़ा थोड़ा। बट फ्लोइंग वाटर में थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करेगा, पानी आगे निकल गया, चेंज इन वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लिखेंगे वहां पे वर्क डन 0, देयर इज नो वर्क डन, लिख लिया हमने। फिर लिखना है हमको वहां पे देखो apply the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics लगा रहे, तो डेल्टा Q is equals to डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा Q की जगह ये लिख सकते हैं, पानी को ये हीट सप्लाई करा ना, I स्क्वायर RT is equals to डेल्टा U प्लस वर्क डन। वर्क डन 0 डाल सकते हैं आप चाहे तो वहां, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बोला है वर्क डन 0, सो वी कैन राइट डेल्टा Q is equals to डेल्टा U, या डेल्टा Q की जगह ये I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं, एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर वो कंटेनर में बोला होता है, एक ग्लास में या एक कंटेनर में, तो हम बोलते यस वर्क इज डन, बट फ्लोइंग वाटर बोला है तो वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करेगा और फ्लो हो जाएगी, तो उसके बारे में कुछ दिया नहीं है वॉल्यूम चेंज के बारे में, तो इसीलिए वो थोड़ा सा हमने चेंज किया है। फोर्थ वाला पीवी डायग्राम आप लोगों ने देख लेते हैं, तो वो हुआ है हमारा वर्क डन का, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन दोनों बताया उसने, तो ये हो गया। फोर्थ वाला लेते हैं, सॉरी थर्ड वाला बाकी है, ठीक है, पहले थर्ड वाला लेते हैं, फोर्थ वाला आप लोगों ने देख लेना है, फिर फिफ्थ वाला लेंगे। तो ये मिटा रहे हैं, नोट डाउन कर लो, देखो थर्ड का थर्ड देख रहे हो, मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 1 में था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वैसे ही है ये कंटेनर, इसमें है फ्यूल और ऑक्सीजन कंटेनर में पैक है। A mixture of fuel and oxygen is burnt in a constant volume chamber, तो वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है, सराउंडेड बाय वाटर बाथ, तो इसके आजू बाजू में वाटर का बाथ है पूरा, यानी इसको दूसरे कंटेनर में रखेंगे, इसके आजू बाजू में पूरा वाटर है, तो डेफिनेटली ये अब हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर उसकी। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज बर्न्ड इन a constant volume chamber surrounded by a water bath. It was noticed that the temperature of water is increased, जो water surrounding में है ये H2O, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। During the process, treating the mixture of fuel and oxygen as a system, A heat being transferred, तो ये लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर, yes heat is being transferred, heat ट्रांसफर हुई है तभी वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज। सेकेंड वाला देखते हैं, ये लिखना यस हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। बी वाला देखो, हैज वर्क डन, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वर्क डन का फॉर्मूला है P into dV, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन इज 0, तो लिखना नो वर्क इज नॉट डन। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा U, अब देखो डेल्टा U की वैल्यू है पॉजिटिव फॉर वाटर, वाटर के लिए पॉजिटिव है क्योंकि एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर उसका क्या हुआ है, इंक्रीज,
वाटर का टेम्परेचर उन्होंने बोला इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी फॉर वाटर। देयरफॉर डेल्टा यू इज नेगेटिव फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए नेगेटिव क्योंकि उसकी हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो डेल्टा यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। डेल्टा यू इज पॉजिटिव फॉर वाटर लिखा है एंड डेल्टा यू इज नेगेटिव फॉर सिस्टम। वाटर के लिए पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पे मेंशन किया है उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देख लो, तो ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ वाला वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव पीवी डायग्राम में समझाया था, देख लेना। आगे फिफ्थ वाला देखो, सोलर कुकर एंड प्रेशर कुकर, दोनों में फर्क आप लोगों को पता ही है। सिमिलैरिटीज बताना है वहां पे एंड डिफरेंसेस भी बताना है। पहले सिमिलैरिटीज ले लें, तो आप लोग सोचो क्या लिखेंगे, सोलर कुकर और प्रेशर कुकर में। देखो ब्लैक कलर का रहता है, याद होगा ना सोलर कुकर, उस पे ग्लास का ये लिड और यहाँ पे एक मिरर रहता जो एनर्जी को यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको ब्लैक कलर से हम लोग कोट कर देते हैं। ये है हमारा सोलर कुकर जो काय पे वर्क करेगा, सोलर एनर्जी पे। ये बच्चों जैसा पॉइंट है पर ये भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि सोलर कुकर वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी एंड प्रेशर कुकर वर्क ऑन द कंबशन ऑफ द फ्यूल, फ्यूल कंबशन होना वहाँ पे, तो यहाँ जो पॉट रखना है वो रख दो। और हमारा जो प्रेशर कुकर है उस पर हम यहाँ हीट कर देंगे, ठीक है। तो लिख सकते पहला पॉइंट जो मैंने बताया, पर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सिमिलैरिटीज देखते हैं पहले। फर्स्ट, दोनों भी केस में क्या कर रहे हैं, हीट इज एडेड टू द सिस्टम। यहाँ सोलर एनर्जी से हीट कर रहे हैं या गैस बंद करके हम लोग हीट कर रहे हैं या फ्यूल बंद करके हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हीट। पहला सिमिलैरिटी है हीट इज एडेड टू द सिस्टम, दोनों भी केस में क्या ऐड कर रहे हैं हम, हीट। टेम्परेचर इंक्रीजेस, that is there is increase in internal energy, दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। there is increase in internal energy। ये हो गया दोनों का सिमिलैरिटीज। तो सिमिलैरिटीज में क्या लिखेंगे, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, यहाँ सोलर एनर्जी हम लोग ऐड कर रहे हैं और यहाँ हम लोग फ्यूल बर्न करके दे रहे हैं। तो वो डिफरेंस में डालना कि यहाँ सोलर एनर्जी यूज करते, यहाँ हम लोग क्या यूज करते, फ्यूल बर्न करके। ये बच्चों जैसा है पर वो लिख सकते हो वहाँ पे। अब बच्चों जैसे ये भी लिख सकते हैं डिफरेंस में कि हम इसको सिर्फ डे टाइम में यूज कर सकते हैं और इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। कुछ याद नहीं आया तो कुछ लिखना ही अच्छा है, डिफरेंस बता था चैप्टर के हिसाब से। पहले सिमिलैरिटीज देख लो, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, दोनों जगह हम हीट ऐड कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब दोनों भी केस में क्या इंक्रीज होंगी, इंटरनल एनर्जी। डिफरेंस में देखते क्या लिखते हैं। तो डिफरेंस में पहला पॉइंट लिखना, सोलर कुकर विल टेक मोर टाइम टू कुक फूड एज कंपेयर टू प्रेशर कुकर। सोलर कुकर को 2-3 घंटे रखेंगे तो उसमें तब जाके वो खाना गर्म होगा और पकेगा, जबकि इसमें आधे घंटे में या 15 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस लिख नहीं रहा, डिफरेंस आप लोगों ने लिखना है। सिमिलैरिटीज हो गई, डिफरेंस देखना फिर से। सोलर कुकर विल टेक मोर टाइम या इट इज अ स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द प्रेशर कुकर। पहला पॉइंट डिफरेंस का। सेकेंड पॉइंट लिखना कि इन प्रेशर कुकर
heat supplied, अब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, heat supplied is almost used to increase the internal energy, but in प्रेशर कुकर में याद रखो पूरा पैक है, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, वर्क डन में कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, इसलिए हम बोलते हैं कि खाना प्रेशर कुकर में बनाओ तो एनर्जी सेव होंगे। यहां पे हम लिखेंगे द एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम is used to increase the internal energy and also to do work। ओपन जैसे ही रहता है तो थोड़ा सा वर्क भी होगा वहां पे, लीड का डिस्प्लेसमेंट वगैरह या पॉट वगैरह है उसमें वॉल्यूम चेंज होगा। तो देखो फिर से डिफरेंस का एक पॉइंट पहला लिखेंगे, सोलर कुकर विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू प्रेशर कुकर टू कुक द फूड। सेकेंड पॉइंट लिखना, इन प्रेशर कुकर the heat supplied is completely or almost completely used to increase the internal energy, but in case of solar cooker the heat supplied is used to increase the internal energy and also used to do work। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ थ्योरेटिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम शुरू कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। ये देख लो पहले, देखो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं आगे, पेज नंबर चेंज हो गया 108, फोर्थ वाला न्यूमेरिकल देखिए। A gas contained in a cylinder filled with a frictionless piston expand against a constant external pressure of 1 atmosphere. Pressure is 1 atmosphere and 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square। और वॉल्यूम चेंज हुआ है देखो 5 लीटर टू 10 लीटर, सो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इट इज 10 माइनस 5, इट इज 5 लीटर। ये वॉल्यूम लीटर में है, मीटर क्यूब में करेंगे, सो इट इज 5 into 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तो हो गया गिवन। इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू दिया है 400 जूल। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। डेल्टा क्यू इट इज 400 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, प्लस प्रेशर है 1.013 into 10 raised to 5 into change in volume 5 into 10 raised to minus 3। तो ये डेल्टा यू ऐसे रखेंगे, इट इज 400 माइनस, ये उधर जाके माइनस, इट इज 5.065, ये इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये साथ में 10 raised to 2 into 10 raised to 2, so it is 400 minus 506.5, 2 पॉइंट शिफ्ट कर माइनस करेंगे तो इट इज माइनस 106.5 joules। दिस इज डेल्टा। ये नेगेटिव आया अपना, उसमें पॉजिटिव दिया है, तो जो आया वो ले। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला प्रॉब्लम। तो हम लोग निकाल रहे हैं फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, देखते हैं। A system release 125 kilojoules of heat while, so ये ले रहे हैं हम लोग फिफ्थ वाला। तो डेल्टा क्यू एनर्जी रिलीज किया है, इसलिए हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, माइनस 125 किलो जूल। अगर एब्जॉर्ब किया होता तो प्लस, रिलीज किया यानी सिस्टम में से हमने निकाल दिया है। वाइल वर्क डन है 104 किलो जूल of work is done on the system. Calculate the change in internal energy. Delta Q is equals to delta U plus delta W.
डेल्टा Q माइनस 125 इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस 104. सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा तो ऐड कर दो, 125 104 922. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम लिखा है, देखो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम लिखा है, तो वो भी यहाँ पे भी माइनस लो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 25 प्लस 104, हमने ऐड कर दिया. तो जैसे ये ध्यान रखो, हमने क्या बोला कि एनर्जी रिलीज किया है, तो ये अब वर्क इज डन ऑन द गैस है तो निगेटिव, वर्क डन बाय द गैस, ये वर्क डन बाय द गैस होता तो हम लेते पॉजिटिव, पर अभी निगेटिव लेना इसको भी. सो ये डेल्टा U इज इक्वल्स टू 125 और ये 104 1 और ये 21, सो माइनस 21 जूल, किलो जूल में. ये निगेटिव लेना, निगेटिव क्यू यहाँ चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है, देखो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो सिस्टम में वर्क डन किया था तो पॉजिटिव लेना ये, और ये एनर्जी हमने रिमूव किया है इसलिए निगेटिव लिया है, तो हीट रिलीज हुई है. ये पता है ना, सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो पॉजिटिव, वर्क सिस्टम कर रहे तो पॉजिटिव, सिस्टम पे वर्क हुआ है तो निगेटिव. कंप्रेस किया तो ये भी निगेटिव है, निगेटिव भी रखना उसको, देखो ठीक है. तो ये था हमारा फिफ्थ वाला, ये निगेटिव रहेगा, तो ये ध्यान रखो निगेटिव क्यों लिया है. इंटरनल एनर्जी नेगेटिव मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, तो हीट रिलीज हुई है, तो डेल्टा यू डेफिनेटली नेगेटिव है, नेगेटिव आया मतलब हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है. नोट डाउन करो. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम ले. क्या ले रहे हो, एफिशिएंसी ऑफ कैरनोट साइकिल इज 75%, efficiency है 75%, and it is 75 divided by 100, or we can say 3 by 4 efficiency. If the temperature of hot reservoir TH is equals to 727 degrees Celsius, or we can say it is 1000 Kelvin, Kelvin में convert करना. Calculate the temperature of cold reservoir. Efficiency is 1 minus TC upon TH. So TC upon TH वहीं रखेंगे, इधर शिफ्ट किया, ये हो जाएगा 1 माइनस इफिशियंसी, शिफ्ट करेंगे. सो TC निकालना है, अपॉन TH इट इज 1000, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 by 4, तो ये आ जाएगा 1 by 4, और ये TC और ये 1000 मल्टीप्लाई हो गया होगा. सो TC इज इक्वल्स टू 250 केल्विन. अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो माइनस 273 करना, यानी माइनस 23 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे भी नेगेटिव आएंगे यार, तो केल्विन में है तो माइनस 273 कर दो, जैसे डिग्री सेल्सियस में प्लस करते तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसमें से माइनस करो 273 तो ये मिल जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस. सेवेंथ वाला प्रॉब्लम देखो, नेगेटिव जो आ रहा है वो नेगेटिव ही लिखना, उसको चेंज नहीं करना. देखो सेवेंथ वाला देखो,
रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन, टेम्परेचर दिया है तो हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर बराबर लिखना, TH हायर टेम्परेचर है 300 केल्विन और टेम्परेचर लोअर सिंक वाला 250 केल्विन, ऐसे दिया है। अब यहाँ निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो ये भी लिखा के दिया है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस TC अपॉन TH माइनस TC। TC is 250 divided by TH 300 minus 250. So it is 250 divided by 50. So coefficient of performance is 5. ये नोट होकर 7th वाला हो गया। अब देखो 8th वाले में थोड़ी गड़बड़ है, वो बताना क्या है। क्या बोला है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, डेल्टा यू, ठीक है। और आगे दिया है इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क, सो वर्क डन इज 2000 जूल। So according to first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta U plus W. So delta Q is equals to 0 plus 2000. So it is 2000 joule. जबकि उन्होंने जो आंसर दिया है वो लिखा है delta Q is equals to 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा? जब कौन सी प्रोसेस रहेंगी? अडायाबैटिक प्रोसेस। अडायाबैटिक प्रोसेस में ये कंडीशन रहती है। उन्होंने बोला है आइसोथर्मल, तो ये रहेगा। अगर वो अडायाबैटिक बोल दे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये कितना अडायाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू इज 0 हो गया फाइनल आंसर। पर उन्होंने आइसोथर्मल बोला है तो हमारा ये आंसर आएगा, तो ये चेंज करना उसमें आंसर 0 नहीं आएगा। अगर मैं उसमें एक वर्ड चेंज कर दूं आइसोथर्मल की जगह अडायाबैटिक प्रोसेस, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा क्यू इज 0, वर्क डन का कोई लेना देना नहीं है। अडायाबैटिक प्रोसेस में एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम इज 0, तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। बट उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है तो ये आंसर है। 8 वाले में चेंज करना होगा। नाइन्थ वाला प्रॉब्लम देखो, इन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज अडायाबैटिकली कंप्रेस्ड, अडायाबैटिक प्रोसेस है, अडायाबैटिक प्रोसेस, अडायाबैटिक कंप्रेस्ड होता है, फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस, सो T2 is equals to twice T1, ये भी एक गिवन हो गया। What is the ratio of final pressure to initial pressure? प्रेशर का निकालना है तो हम ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे PV is constant, ये नहीं लगेगा, हम यहाँ पे लिखा के दिया है, ध्यान रखना। PV raised to gamma is constant था, where gamma मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 है, ये भी गिवन में आ गया। फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज 5/3, ये हम KTG में प्रूफ कर चुके हैं। gamma is 5/3, PV raised to gamma is constant, ठीक है ना। अब ये इसमें रिलेशन डाल रहा है PV is equals to nRT, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूट कर लो, P वैसे रखो क्योंकि वॉल्यूम हटाना है और प्रेशर और टेम्परेचर लाना है, तो V की जगह यहां से डालो, क्या आएगा, nRT अपॉन P रेज टू पावर गैमा, इट इज अगेन कांस्टेंट, फार्मूला ही बना रहे समझो। P रेज टू 1 है, ये P रेज टू गैमा है, तो ऐसा लिखा तो चलता क्या डायरेक्ट, P ये 1 माइनस गैमा, P ये भी P है, देखो रेज टू पावर गैमा है, ये P रेज टू 1 है, 1 माइनस गैमा, और ये T रेज टू पावर गैमा आ जाएगा। N और R कांस्टेंट है तो हम इसको भी लिखेंगे कांस्टेंट। थोड़ा चेंज करना है, फॉर्मूला ही बना रहे समझ लो, फिर उसमें सॉल्व कर लेंगे। ये वैसे ही रखेंगे, T रेज टू गैमा अपॉन में लिख रहे P रेज टू गैमा माइनस 1, बाद में चेंज कर लेंगे इसको।
तो हमारे को काय का रेशियो चाहिए, यहां तक समझ गए? देखो यहीं पे लिख रहे हैं, ध्यान दो, p रेस टू ये गैमा अपॉन में कर रही है 1 माइनस गैमा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या एक्चुअल में क्या होगा, ये निगेटिव आएगा तो हम इसको पहले ही चेंज कर देते ना, तो निगेटिव को हटाना है। पहले यहां तक देखो, समझ में आए इतना। तो हमने ये लिखा है p v रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, p n r t अपॉन p ये डाला है इस पर से v की जगह और ये अरेंज कर दिया। अब ध्यान देना, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, वैसे ही करना है, इजी जाएगा। p रेस टू गैमा अपॉन में आ जाएगा p रेस टू, माइनस आना चाहिए तो हम उल्टा करके लिख रहे हैं गैमा माइनस 1, इट इज कांस्टेंट। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, t2 अपॉन t1 रेस टू गैमा, रेशियो कांस्टेंट है मतलब डायरेक्ट वेरिएशन, इधर आएगा p2 अपॉन p1 रेस टू पावर गैमा माइनस 1। सो t2 अपॉन t1 इट इज 2 रेस टू गैमा मतलब 5/3, ठीक है। इट इज p2 अपॉन p1, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 2/3। तो देखना p2 अपॉन p1 इट इज इक्वल्स टू 2 रेस टू, ये हो जाएगा 5/3 और ये हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 3/2, तो 3 3 कैंसिल, तो ये आएगा 2 रेस टू पावर 5/2। तो ये सॉल्व कर लेना। सो फाइनल आंसर p2 अपॉन p1 का मिल जाएगा हमारे को 5.65। अब ये तो लॉग से सॉल्व करना आ ही जाएगा तुम लोगों को, सिर्फ यहां से देखना क्या किया है, ये लिख के दिया है। ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है कि अडायबेटिक में p v कांस्टेंट नहीं, p v रेस टू गैमा इज कांस्टेंट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, गैमा इज 5/3, ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो pv इक्वल्स टू nRT, यहां सब्स्टिट्यूट किया है v की जगह क्योंकि t चाहिए था, फिर ये जो आया इसको अपॉन में लिखा तो माइनस करना था, तो माइनस की जगह हमने गैमा माइनस 1 कर दिया। तो ये रेशियो कांस्टेंट है मतलब इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, देखो फिर बस ये इधर शिफ्ट करना था, वो तो आता ही आप लोगों को। ये देखिए ये हमारा हो गया 9। तो वाली की डायग्राम देखो, मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखते उसका क्या है। अब देखो आगे, अब ये ग्राफ बनाया मैंने 10th वाले के लिए, ग्राफ ड्रॉ किया है और मैंने सिर्फ बॉर्डर वाली वैल्यूज ड्रॉ की है 6 2 और ये 1 11 और यहां लिखा है देखो 10⁻³ मीटर क्यूब, साथ में 10⁻³ मीटर क्यूब और ये है हमारा वॉल्यूम और ये है हमारा प्रेशर और यहां लिखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना देखो। सो वर्क डन इन वन साइकिल इट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पीवी ग्राफ का अगर एरिया निकाल लेंगे आप साइक्लिक प्रोसेस का तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन आएगा एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ रेडियस को डिवाइड कर रहे हैं, देखो पाई आर स्क्वायर ही रखना है बट हमने r1 r2 कर दिया, तो एक रेडियस हम ये लेंगे r1 और एक रेडियस लेंगे हम लोग ये r2। तो देखो वर्क डन इन वन साइकिल विल बी पाई, रेडियस r1 ये लिख लेते पहले 6 - 2 6, अच्छा फॉर्मूला लिखो ना, फिर डायरेक्ट वाले लिखते 6 - 2 6 - 2 ये हो गया डायमीटर, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, r1 हो गया। फिर r2 निकालेंगे मतलब ये 10 - 11 सॉरी 10 11
-1 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये एक डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो हम दोनों ले रहे हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पर हमने इसको लिखा है ये रेडियस r1 लेंगे और ये यहाँ की रेडियस r2 लेंगे। तो ये पूरा डायमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये पूरा डायमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 किया। तो ये बॉर्डर वाली वैल्यूज देखो 6 माइनस 2 अपॉन 2 क्यों किया? क्योंकि ये पूरा मिलेगा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, और एक हमने ये लिया है, ये भी डायमीटर मिलेगा, हाफ कर दो। सो इट विल बी ये पाई इंटू 4 divided by 2 into 10 divided by 2, so it is 3.142 into ये 2 कैंसिल, बचा 10 यानी ये हो जाएगा 31.42। नाउ वर्क डन इन 25 साइकिल कुछ है। So work done in 25 cycle will be work done in one cycle into 25। तो ये हो जाएगा 31.42। सॉरी एक छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी मतलब एकदम छोटी सी, वैल्यूज बराबर ही लिखिए, यहाँ से बदल रहे हैं उसको। छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है देखो, ये तो हमने ले लिया 6 माइनस 2, ये लिखना रहेगा 10⁻⁻3, तो यहाँ आएगा साथ में 10⁻⁻3 और यहाँ आएगा इनटू ये 10⁻5, वो छूटा है। देखो समझ में आया ना, हमने ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, पर ये जो वैल्यूज लिखे हैं वो भी तो लेने थे ना। हाँ तो अब लिखते हैं वापस 3.142 इनटू ये 4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये 5 और ये तो 10⁻², ठीक है। सो इट इज 3.142 इनटू ये साथ में लिख लेते 10 पावर में 10⁻3, ये 2 और ये 4 कैंसिल, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए ठीक है। तो 3.142 इनटू साथ में लेना 10⁻3 इनटू 25 इनटू ये करना और अपना पॉइंट एडजस्ट कर लेना 3.14, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, हमने ये बराबर किया है 6 माइनस 2, ये बराबर किया था 11 माइनस 1, पर हम ये जो साथ में लिखा है यूनिट 10⁻³ मीटर क्यूब और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो रह गया, तो वो यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए, तो इनको सेपरेट कर दूंगे। ये पहली रेडियस r1 और ये दूसरी रेडियस r, और फिर ये सिंप्लीफाई कर लो, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर आएगा 7.85, एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा 10⁻4 जूल्स। सो दिस इज वर्क डन इन 25 साइकिल्स। वो एक छोटा सा गड़बड़ था, ये लिखना रह गया था और ये लिखना रह गया था, क्योंकि हमने ये लिखा है वहां पे, पर बताते समय से लिखा बता के छोड़ दिया, तो वो वैल्यू लिखना मत भूलना। ये 6 माइनस 2 और ये 11 माइनस 1, तो हमने ये भी रेडियस ले लिया और ये भी रेडियस ले लिया, पर पूरा डायमीटर आएगा इसकी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2, बाकी वैल्यूज नहीं लिखे हमने, ध्यान रखो। ये नोट डाउन कर लो, 10 11 वाला लेते फिर लास्ट, ओ सॉरी 12 वाला भी है, 11th लेते पहले। ये नोट डाउन करो। तो 11th वाले में ग्राफ पर से ग्राफ बनाना है, तो मैं एक्चुअल वाला ग्राफ बनाता, फिर वो दो ग्राफ जो बनाने हैं वो बना रहे, तो एक बार देख लो, नोट डाउन करो, मिटा रहे इसको। अब देखो ध्यान दो, हमारे को ये ग्राफ दिया है VT, हमारे को पहले जो ग्राफ बनाना है वो PV ग्राफ बनाना है। देखो तो क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाला ग्राफ है, दो जो आंसर है, दो जो ग्राफ है वो आंसर है, ये और ये आंसर है, पहला ग्राफ दिया है, दो आंसर है, तो ये जो ग्राफ है ये गिवन है, अब हम जो बनाएंगे वो आंसर है, तो तीनों ग्राफ नहीं है वो आप देखिए बता रहे हैं। क्वेश्चन में ये जो है ये क्वेश्चन वाला ग्राफ है जो हमने ड्रॉ किया है, ये और ये अब हमारे को ड्रॉ करने हैं, तो ये और ये आंसर है, ध्यान रखना। देखते हैं आगे ना, पहले हम इस ग्राफ के बारे में लिख लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ए बी के बारे में लिख रहे हैं, वहां पे कौन सी प्रोसेस होंगी वो लिख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन है यानी ऐसा ग्राफ है, V
और T के बीच में ऐसा ग्राफ, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा T, यानी प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट। तो ध्यान रखो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने सिर्फ AB के लिए लिखा है, ये ऐसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, V और T के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, V is directly proportional to T, pressure constant, so it is isobaric process। अब BC के लिए देखो, स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, यहां प्रेशर है कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, या आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर है कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। फिलहाल ये ग्राफ के लिए लिख रहे हो। नाउ ये DC या CD बोलो, फिर से वैसे ये स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलेंगे इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। और फिर से ये BA, it is isothermal प्रोसेस। अब वहां ग्राफ बनाएंगे, वो ध्यान से देखिए। पहले AB के लिए बनाते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम, तो हम नीचे शुरू करेंगे। AB का ग्राफ वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट, तो हम ऐसा बनाएंगे, ये प्रेशर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये हमारा A, ये हमारा B, ठीक है। नाउ B to C इनवर्स वेरिएशन है, और हमने देखा है इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ ऐसे, तो अभी हम फिलहाल यहां ऐसा ग्राफ बनाएंगे, इसको आगे करते हैं, ये B to C, ठीक है। फिर C to D आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर अगेन कांस्टेंट, तो हम यहां ऐसा ड्रॉ करेंगे। और फिर D to A फिर आइसोथर्मल यानी इनवर्स वेरिएशन, तो वो ग्राफ ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको एक को यहां से पूरा, ये हमारी हो गई सर्कल। तो ये है VT ग्राफ, उस पर से ये बन गया PV ग्राफ। आंसर में थोड़ा अलग दिया है, मतलब शेप ऐसा ही है, पर उन्होंने थोड़ा स्लैंटिंग बनाया, पर हम स्ट्रेट बनाएंगे ऐसे, ना देख लो। तो ये बन गया हमारा PV ग्राफ। तो एक PV ग्राफ बनाने को बोला है और एक PT ग्राफ बनाने के लिए बोला है, तो PT ग्राफ भी बनाते हैं। वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, तो इसलिए ये भी ऊपर है, हमने नीचे से शुरू किया, तो ये नोट डाउन कर लो एकदम। फिर हम VT ग्राफ बनाते हैं, ओ सॉरी VT ग्राफ तो नहीं, PV ग्राफ हो गया, सेकंड ग्राफ PT ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर डालना पड़ेगा, इतना देख लो पहले, हो गया। तो ये मिटा रहा है, यही बनता है ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, दूसरा PT ग्राफ होगा, PT ग्राफ। तो देखो फर्स्ट AB के लिए बना रहे हैं, AB के लिए आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट, ये हम आ गए AB पे, ठीक है। फिर BC क्या कांस्टेंट बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी वो भी आएंगी स्ट्रेट लाइन, देखो। तो ये हो गया BC, तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन क्यों निकाला, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर देखो CD आइसोबारिक प्रोसेस, अगेन प्रेशर कांस्टेंट। फिर वापस से देखो DA आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये ग्राफ है। अब अगर वो ग्राफ देखेंगे तो एक्चुअल में BC थोड़ा सा बड़ा दिख रहा, हमने जो ड्रॉ किया उसके हिसाब से देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये B वही है, मेथड वही है, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा बनाया है इसको, BC को। तो यहाँ पे भी हम BC को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। और ये प्रेशर कांस्टेंट, उसके साथ तो मैच नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन साइक्लिक प्रोसेस ही है ना, वही पे यही रहेगा। तो ये हो गया रेक्टेंगल, क्योंकि
क्योंकि अगर BC बड़ा बनाएंगे तो वो स्लैंटिंग आ जाएगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस है, इसका वर्क डन निकालेंगे और इसका वर्क डन निकालेंगे तो सेम ही आएगा। तो सेकंड और फर्स्ट दोनों में हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है डायग्राम में, ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लो। तो याद रखना, स्ट्रेट लाइन ये प्रेशर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर प्रेशर कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो रेक्टेंगल ही बनाओ, इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही आएगा। तो प्रॉब्लम, सॉरी, एरिया का क्या करना है, वर्क डन थोड़ी निकालना, छोड़ दो इसको, ये रेक्टेंगल ही रहने दो। तो इस पर से बनाया है ग्राफ, कौन सा कांस्टेंट वगैरह देख के बनाना। लास्ट वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो ये डायग्राम दिया है 12th वाले प्रॉब्लम में, और वर्क डन निकालना है इन ईच केस। तो पूरा वर्क डन नहीं, हर केस में निकालना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, पूरा वर्क डन निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रेशर है, ठीक है, 10⁵ माइनस कर देंगे, और यहाँ वॉल्यूम, ठीक है। सो वर्क डन फॉर्मूला बी, प्रेशर आएगा ए टू बी, प्रेशर है 6 कांस्टेंट, 6 इंटू, ये लिखना मत भूलना, 10⁵। देखो फिर से हम सिर्फ ए टू बी ले रहे हैं, हालांकि तो अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए, ये बी, प्रेशर यहाँ है 6, साथ में 10⁵। अब वॉल्यूम देखो कितना लेना है, ये बनाएंगे तो फिर से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ है 6 और यहाँ है 2, तो यहाँ लिखेंगे 6 - 2, वॉल्यूम 6 - 2, और ये फाइनल है, ये इनिशियल, तो ऐसे लिखना, फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्शन देख लीजिए। और ये लीटर में है, तो 10⁻³ करना होगा। तो 6 इंटू ये 4 इंटू 10⁻⁴, ये बचेगा 2, 2400 जूल्स। ये आ गया पहला वर्क डन। तो उसमें जो आंसर है वो गड़बड़ है, ये जो है वो लिखना, सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब यहाँ ग्राफ बना रहे, ये देखो बी टू ए, बी टू ए। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, सो आएगा बी 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 एंड इट इज 0। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, इट इज 0, और रीजन लिखना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये दो हो गए, फिर आगे का लेते, पहले लिखता लिखना, फिर सी टू डी लेते, फिर डी टू ए लेते। तो याद रखो, पहला हमने सिर्फ ये लाइन बना के यहाँ बता दिया कैसे ले रहे हैं। अब ये लाइन सीधी लेना है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो भी होगा पर कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0, वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम 0, तो ये आंसर 0, नो वर्क डन। और ये आंसर बदलना, वहां पे अलग दिया है और ये अलग है ना, वॉल्यूम L लिखा है, मतलब लीटर्स में होगा वो, तो 10⁻³ लेना है यहाँ पे। अगर ये मीटर क्यूब में होगा तो फिर वो जो उन्होंने आंसर दिया है 10⁵ वाला, उसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या दिया है 2.4 × 10⁶, तो हमको ये हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये काय में होना चाहिए था, मीटर क्यूब में, और उन्होंने यहाँ L लिखा है, मतलब लीटर में लिया होगा, तो ये 10⁻³ लेना जरूरी है। नहीं तो फिर 6 × 24 और ये 10⁵, यानी 2.4 × 10⁶। एग्जैक्ट आंसर टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो जाएगा, पर हमको मैच नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे ले रहे हैं हम लोग, समझ में आया ना। तो ये अगर मैं हटा दूं तो टेक्स्ट बुक के साथ आंसर मैच हो जाएगा। पर ये क्यों लिया है, क्योंकि वहां L लिखा है, मतलब लीटर में लिया होगा। अगर मीटर क्यूब होता तो ये 10⁻³ नहीं आएगा, ये होता हमारा 10⁵, तो ये आंसर 2.4 × 10⁶ हो जाता, पर वो करना नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो आंसर है वही लिखना। फिर थर्ड, वर्क डन C to D, C to D, इट इज, अगेन लिखेंगे वापस P B B। तो प्रेशर यहाँ कितना है 2 और साथ में 10⁵,
2 into 10 raised to 5 into वॉल्यूम, ये नेगेटिव आना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, फाइनल 2 माइनस इनिशियल 6, इनिशियल ये फाइनल एरो देखो, और साथ में लेंगे 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये आ गया 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 800 जूल। देखिए ठीक है, अगर ये फिर से बता रहा है, ये अगर मीटर क्यूब में दिया होता तो हम ये नहीं लेते, तो ये हमारा आता 10 रेज़ टू 5, तो ये हो जाता 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है आंसर उसके साथ मैच हो जाता। पर याद रखना उन्होंने यहाँ L लिखा है, L मतलब अब वो वॉल्यूम है तो लीटर में लिया होगा शायद उन्होंने, तो मीटर क्यूब लेना जरूरी है यहाँ पे, तो 10 रेज़ टू -3 डाला है। अगर यहाँ मीटर क्यूब कर दे तो फिर टेक्स्ट बुक के साथ आंसर मैच हो जाएंगे, हम ये 10 रेज़ टू -3 नहीं लेंगे, तो ये 10 रेज़ टू 5 और ये आंसर है, पर हम लोग जो दिया है उसके हिसाब से निकाल रहे हैं, तो ये हमारा रहेगा 10 रेज़ टू -2 और प्लस 4th वाला बी ए। फिर से देखो वॉल्यूम कांस्टेंट 2 है, भले कांस्टेंट है पर, सो वर्क डन फ्रॉम डी टू ए इट इज पी डीवी, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो चेंज इन वॉल्यूम इज 0, सो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम डी टू ए इज 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ ये हमारा 12th वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो गए, देख ले रहे हैं।